we define motion parameters. मोशन पैरामीटर्स, भाई किस पैरामीटर से मोशन को हम गेज करेंगे, या मोशन में टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले मोशन पैरामीटर जब भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला मोशन पैरामीटर आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली आपका एक्चुअल पाथ लेंथ। जब भी हम किसी केस में एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डिस्टेंस, है ना। कि कोई भी जो पाथ लेंथ जो होता है, दिस इज नोन एज सिंपली आपका ये डिस्टेंस हो गया। सेकंड जो टर्म हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट इज shortest path between initial and final position. Initial and final position. ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको पता है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है। तो चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो होता है यही चीज क्या होती है, बेसिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है ना। तो सपोज आपने ये बोला कि अगर मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश करूं तो जस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह से कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस बना दिया, है ना, कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल 1 पोजीशन पे था और 1 से 2 ये किसी इस पाथ को फॉलो करते हुए चला गया, तो एक्चुअल जो इसका पाथ लेंथ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये पाथ थोड़ी होगा जो मैंने शो किया है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ ऐसा हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जस्ट आपका ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन जो होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट is a vector of direction from initial to final position. From initial to final position. ये एक वेक्टर होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। मतलब ये हो गया कि 1 पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ r1 होगा, है ना। और 1 से जब ये 2 पे चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा वेक्टर तो ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ही हो जाएगा r2 माइनस r1, है ना। कि दो वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वही चीज क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये फाइनल पोजीशन से इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। अब एक चीज है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी, डिस्टेंस और यस सर, जब बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज ना करे स्ट्रेट लाइन में। हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ में डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल नहीं हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना और डिस्टेंस स्केलर है, तो दोनों वैसे इक्वेट नहीं हो सकते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, उससे डायरेक्शन हटानी पड़ेगी, कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। ये तब होगा when body is moving along the straight line without change in direction, है ना। कि तब होगा कि body is moving along straight line, straight line without change in direction, without change in direction। तो जब बिना डायरेक्शन चेंज किए बॉडी को स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्टेंस के इक्वल होता है। अदरवाइज अगर डायरेक्शन कोई चेंज हो रहा है या कर्व पाथ के अलॉन्ग जा रही है बॉडी, है ना, स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई कर्व पाथ के अलॉन्ग जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है।
है ना। तो जिस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है बेसिकली आपका कम होता है ना। तो ये आपका आ गया कि इस केस में सिर्फ इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इससे क्या होगा बेसिकली आपका कम होगा। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव वगैरह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा वो इंक्रीज ही होता रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, वो तो बढ़ता ही रहेगा ना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो पहला पैरामीटर आपने डिफाइन किया डिस्टेंस, दूसरा आपने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट। क्या आपका गया, तो फर्स्ट डिस्टेंस आ गया, दूसरा क्या आ गया बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। थर्ड पे आ जाते हैं हम इसमें। थर्ड जो पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, है ना, कि वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, कि जब भी मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, और ये जो चीज होगी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपका टाइम हो जाएगा, कि डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिवाइड कर दोगे बेसिकली आपके टाइम से, है ना, कि भाई ये जो चीज होगी ये आपके डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगी। आप लिख दो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगी। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही क्या होगी बेसिकली आपकी एवरेज वेलोसिटी की होगी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, है ना। इसी में अगर मैं बात करूं एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसको हम ये ले लेंगे, डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी होगी ये आपकी जस्ट डी एस बाई डी टी हो जाएगी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी में ही अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा कर लें कि भाई एवरेज जब भी वेलोसिटी होगी तो नॉर्मली वो कोई टाइम ड्यूरेशन बेसिकली आपका लार्ज होगा। जब ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, किस इंस्टेंट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपल से आपका डी एस बाई डी टी आ गई, बाय डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आपका थर्ड पैरामीटर हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है दिस इज टेंजेंशियल टू द पाथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू पाथ। जो भी पाथ इसका है उसके टेंजेंट के अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना। तो फोर्थ आ गया। ऐसे ही फिफ्थ पे हम आ जाते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था ये आपका डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस को जब टाइम से आप डिवाइड करोगे तो जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपके एवरेज स्पीड हो जाएगी। और आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में वही रिलेशन होगा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में होता है, कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, कि अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की। कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपके एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जस्ट आपने इसको डिफाइन किया कि एवरेज वेलोसिटी भाई इक्वल कब होगा, वही जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा एवरेज स्पीड से क्या होगी, कम होगी। तो आपने डिफाइन कर लिया थर्ड पैरामीटर। फिफ्थ पैरामीटर ऐसे सिक्स पे आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। सिक्स पे आ जाएगा इसलिए आपका एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जब भी मैं यहाँ पे ए एवरेज ले लूंगा तो ए एवरेज की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी में और डायरेक्शंस की होगी चेंज इन वेलोसिटी के अलावा। तो मतलब सपोज आपका यहाँ पे अगर कोई मैं v1 वेक्टर ले रहा हूँ कि पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, अब इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी ये वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। और चेंज इन वेलोसिटी को जब टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा।
और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी की, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इसी में आप लिमिट ले लो, तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि भाई किसी इंस्टेंट में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी टी। तो अपना डिफरेंशिएट करके हमेशा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, कि डिफरेंशिएट एवरेज वैल्यू तो सिंपल डिवाइड करके निकालते हैं, कि भाई एवरेज वैल्यू में हमेशा कोई फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस में टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होगी, है ना। तो ये कुछ 7 बेसिक मोशन के पैरामीटर्स हैं, कि अगर किसी मोशन को रिप्रेजेंट करना है तो बार बार ये पैरामीटर्स क्या होंगे बेसिकली आपके यूज होंगे, उसको पहले आप लिखिए। These are the basic motion parameters. ये आपका आ गया, हाँ, तो ये आपका एक्सेशन आ गया। तो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो कि सिर्फ इसी डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है ना, कि उसके बाद में हम फिर इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस, कि जो भी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर वो बेस्ड होगा, राइट। तो आई विल शेयर वन क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। जो कि अभी जो डेफिनेशन आपने किया है सिर्फ उसी के ऊपर वो बेस्ड है। हाँ, ये क्वेश्चन you can go for this question. The x coordinate of a particle moving along the x-axis is given by this. X is in meter, t is in second. Find the displacement, instantaneous speed, average velocity, average speed of the particle in time is equal to 5 सेकेंड। यहाँ पे at word हटा दो, at थोड़ा सा मिसलीड करता है। इंस्टेंटेनियस लिए तो सही है, जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एक ड्यूरेशन आता है, उसमें at लिखना सही नहीं है ना। इन 5 सेकेंड लिख लो, यहाँ पे लिख तो सबके लिए इन 5 seconds ना? सबके लिए इन और एट 5 सेकेंड, सबके लिए 5 सेकेंड्स पे आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें।
है ना, तो उसका रिलेशन कैलकुलस से ज्यादा हो गया। चलो मैं एक्सप्लेन करूं कैसे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, जो मैंने अभी बेसिक्स बताए हैं वो सारी चीजें इसी में हैं। हाँ काफी आंसर सही होंगे आपके नव्या। हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही है आपका आंसर। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ अभी, है ना, कि बाकी मैं इसके आंसर सभी क्या करता हूँ, चेक करता हूँ आपका ठीक बता रहा था इसमें। देखते हैं कौन कौन से आंसर आपके सही है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको किसी दूसरे पेज पे। तो एक क्वेश्चन आप कहीं पे नोट डाउन कर चुके होंगे, उसके हिसाब से हम इसको करते हैं ना। तो इस पेज में यहाँ इतना स्पेस नहीं कि हम इसको कर पाए। तो एक फ्रेश पेज पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है ना, जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है आपका। ये आपका ठीक है। तो इसने ये बोला हुआ है कि कोई पार्टिकल टाइम के साथ चेंज हो रहा है और एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो उसका वैरी कर रहा है वो आपको ये दिया हुआ है ना, कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है -2, है ना, +32t, है ना, -8t²। इसका रिलेशन ज्यादातर कैलकुलस से ही है, इसलिए तो कैलकुलस हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पार्ट इसने पूछा हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। इसने बोला है कि इसका 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, है ना। तो आप देखो कि सबसे पहले मैं अगर t=0 पुट करूं तो t=0 पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि भाई t जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, x1 अगर है तो -2 मीटर आ जाएगा। मतलब t=0 पे -2 मीटर पे था, ये देखना पड़ेगा आपको। जब t 0 पुट करेंगे तो -2 मीटर पे था ये। अब मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट आपको 5 सेकंड में निकालना है, तो t=5 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो 5 सेकंड आप यहाँ पे पुट कर दो, तो x2 की जो वैल्यू हो जाएगी -2 + 32 × 5 -8 × 5²। तो कितना रहा x2 की वैल्यू, थोड़ा सा चेक करो जरा आप। इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, -42। हाँ इससे आपका आ जाएगा -42 मीटर। ये सॉल्व करके ये आ रहा है ना पक्का। तो देखो भव्य, आपका फर्स्ट आंसर जो है ना, जो आपने 42 लिखा है वो सही नहीं है, यस सर। है ना, क्योंकि 40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी x2 - x1। तो x2 - x1 का मतलब फाइनल पोजीशन तो 42 पे था, -2 मतलब -40 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना अपने इसमें। ये तो पोजीशन था उसका कि भाई 5 सेकंड्स के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो -2 पे भी तो था। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं ऐसे,
है ना। इस पूरी चीज का अगर मैं डायग्राम शो करूं तो इस तरह से, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो टी स्क्वायर टू 0 पे ऑलरेडी यहाँ पे था वो, है ना, कि -2 मीटर पे, है ना। फिर इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, है ना। इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले ले लिया है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ही होता है ये, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया है, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा इसका समझ में आ जाए, जो भी मोशन पैरामीटर पढ़ रहे हैं। ये आप कहोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो टी स्क्वायर टू 0 पे पहले ही वो -2 मीटर पे था, -2 मतलब इधर था, और 5 सेकंड के बाद ये कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं, फाइनली यहाँ पहुंच गया -42 पे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इनिशियल से फाइनल की तरफ ही हो जाएगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस -40 मीटर आ गया। 40 मीटर मतलब निगेटिव का मतलब अपोजिट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पहला पार्ट आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो एवरेज वेलोसिटी। अब सीधे मैं आ जाऊंगा इसके सी पार्ट, कि अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी ना, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट -40 आ गया और टाइम 5 था, तो -8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट अपने आप आ गया, है ना। तो थर्ड पार्ट जो आ गया वो आपका इस तरह से अपने आप आ गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये थर्ड पार्ट था आपका एवरेज वेलोसिटी। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या वेलोसिटी हो, डिफरेंशिएट करके ही आती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होते हैं हमेशा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आपकी dx/dt हो जाएगी। किस इंस्टेंट में इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो -2 का तो 0 आ जाएगा, t का 1 आ जाएगा, तो 32 आ गया, माइनस ये आपका हो गया 8 इंटू टी आ गया, सॉरी 16t आ गया, हाँ। तो ये आपकी ये v आ गई, डिफरेंशिएट करके v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx/dt आपने पुट कर दिया। t इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालना है, ये 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, तो 32 - 80 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो 80 में से 32 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। देखो तो हम इसका मॉड नहीं लेंगे। हाँ आप मॉड लेंगे, ये तो मैंने जस्ट ये पुट कर दिया, अगर वेलोसिटी पूछा होता, ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे जब ये पहुंचेगा ना 5 सेकंड में, तो ये लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, लेकिन अगर उसने इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आपका 48 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए यहीं पे मॉड आप लगा दो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद नहीं लेना चाहिए, क्या चीज, तो मतलब 32 + 16t नहीं लिख नहीं सकते। नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं बेटा, वैसा नहीं, वैसा नहीं, पहले हम नहीं लगा सकते। आप देखो स्पीड क्या होता है, ये dx/dt वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, आप समझे मेरी बात। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपने मॉड लेना है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो 32 आ गया, यहाँ पे -16t आ गया, अब t की वैल्यू आपने पुट कर दी तो -48 आ गया, तो जो रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव कर देना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो एवरेज वैल्यू होती है वो स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, ये हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमेशा इक्वल होती है ऑलवेज। किसी भी तरह का मोशन हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो मैं वेलोसिटी निकाल लिया मैंने, है ना, तो मॉड लगाऊंगा मैं ऐसे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मॉड नहीं भी लगाऊं तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी मतलब ये 48 मीटर पर सेकंड से लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेकिन स्पीड को डायरेक्शन से क्या मतलब, तो आपने लिख लिया इंस्टेंट स्पीड, तो आपने सॉल्व कर लिया डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गलत होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी गलत हो जाएगी, और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, तो डिफरेंशिएट करके बाद में उसका मॉड ले लेते हैं इसमें, ये चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपका 48 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। अब एक चीज और इसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो फोर्थ पार्ट है, वो सबसे थोड़ा सा टिपिकल सी चीज है
है ना, वो जो चीज होगी ना वो सबसे आपके टिपिकल सी चीज होगी, वो मैं बताता हूँ क्यों, है ना, कि वो जो चीज होगी वो सबसे टिपिकल होगी। ये सब चीजें समझते हुए चलना। फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, सेकंड पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट कर दिया, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। है ना, इसका फोर्थ पार्ट आ गया। ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये कितना होगा। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो टाइम तो पता है, मेन चीज डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी आपने पढ़ा, इस केस में इनफैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि आपने जो x लिखा है ना वो ये लिखा है कि x की जो वैल्यू है वो आपकी है -2, है ना, +32t और -8t², ये आपने लिखा हुआ है। तो इससे वेलोसिटी पहले आप निकाल लो डिफरेंशिएट करके, जो कि आप निकाल भी चुके हो कि वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 32 - 16t। तो जब भी आप ये डिस्टेंस निकालते हो ना तो डिस्टेंस में ये देखते हैं कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है ना, कि फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन, फॉर डिस्टेंस हम ये निकालते हैं कि t की किस वैल्यू पे वेलोसिटी बिकम जीरो, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। भाई कोई भी चीज अगर जाके वापस आ रही है कहीं से तो पहले उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब तो वापस आएगी, है ना। तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, t निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो इस 32 - 16t की जगह पे आप जीरो पुट कर दो, तो टाइम की जगह पे यहाँ पे 2 सेकंड आ जाएगा। तो मतलब 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर ये जीरो नहीं होती, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते। तो इसमें वेलोसिटी जीरो हो रही है बीच में ही 5 सेकंड के पहले ही, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। मतलब ये हो जाएगा इसमें इस तरह से कि अगर मैं फिर से ग्राफ प्लॉट करूं, डायग्राम इस तरह से, तो पूरी सिचुएशन आपकी इस तरह से हो जाएगी, ये ऐसा, है ना। इसको अगर मैं पूरे डायग्राम को इस तरह से प्लॉट करूं तो पहले पार्टिकल जो t इक्वल टू जीरो पे था वो यहां था, है ना। और देखो t इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आप यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट करो, तो t इक्वल टू जीरो पे तो वेलोसिटी 32 पॉजिटिव थी ना, मतलब t इक्वल टू जीरो पे जब ये यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड थी ऐसे -2 पे, है ना। और राइटवर्ड जा रहा था तो जाते जाएगा, और इसने बोला है कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पे कहीं पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड हो गया, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये वापस पलट जाएगा, और पलट के 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गया ये, जो कि हम जानते हैं कहाँ पहुंच गया अल्टीमेटली, ये आपका पहुंच गया -42 मीटर पे। ये सब निकाल चुके हो कि पहले ये -2 मीटर पे था, क्योंकि यहाँ से t स्क्वायर जीरो पुट किया तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड थी। 2 सेकंड के बाद मोमेंटली स्टॉप हुआ, फिर वापस टर्न होकर यहाँ पे पहुंच गया। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी तो ये पूरा पाथ लेंथ हो जाएगा ना, ये पूरी पाथ लेंथ और डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब आपको एक चीज आ गया कि भाई t इक्वल टू जीरो पे इसका कोऑर्डिनेट जो था वो -2 था, t इक्वल टू 5 सेकंड पे जो कोऑर्डिनेट था वो आपका -42 आ गया। लेकिन बीच में आप t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या कोऑर्डिनेट होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पाथ लेंथ को निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे इस जो फंक्शन है इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो, तो उस टाइम जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -2 + 32 × 2 -8t², 2², है ना। तो इससे कितना आ रहा है आपका, देखो आंसर, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, भाई कितनी आ रही है देख लो जरा सा, 32 - 2 30 मीटर आ रही है क्या x की वैल्यू, हाँ Yes, sir. है ना। तो इससे 30 मीटर आ गया आपका। तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 32 मीटर होगा, है ना। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस होगा कितना,
डिस्टेंस निकालने में ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्टेंस में हम वो टाइम निकालते हैं जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसके बाद वो पलटता है चीजें। तो वो टाइम 2 सेकंड आ गया, तो 2 सेकंड में एक्स की वैल्यू आपने 30 मीटर निकाल ली। तो कैसे मोशन हुआ होगा, पहले ये -2 से 0 पहुंचा होगा, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया सबसे पहले वो 2 किया, फिर ये 0 से 32 पे पहुंचा, तो फिर इसने 32 किया, है ना। 32 गया होगा, 32 वापस भी आया होगा, तो +32 एक और आ गया, फिर ये इधर 42 चला गया होगा, सब ऐड ही होते जाएंगे ना इसमें। भाई डिस्प्लेसमेंट तो एकदम आसान है कि भाई यहाँ था, अब ये कहाँ गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, डिफरेंस 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस। लेकिन डिस्टेंस में तो पूरा लेना पड़ेगा ना, पहले 2 मीटर से ऑरिजिन पे आ गया ये, फिर 32 ट्रेवल किया, फिर वो 32 से वापस आया, फिर 42, ये तो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो आपने कैसे लिखा 2 + 32 + 32? कहाँ पे मैंने बोला कि भाई t=0 पे x की वैल्यू -2 थी, 5 सेकंड के बाद -42 थी, लेकिन 2 सेकंड में जब तक उसकी वेलोसिटी 0 होगी तब तक इसकी x 30 मीटर हो जाएगी। मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहले ही इस पोजीशन से ऑरिजिन पे आया होगा, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 2 मीटर है, क्योंकि ये गैप 2 मीटर का ही तो है। फिर ये इधर गया होगा ऑरिजिन से 32 पे, तो इसने 32 ट्रेवल किया, फिर 32 से वापस ऑरिजिन आया होगा, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है, हमेशा चीजें ऐड होती जाती है, तो फिर से 32 आ गया, फिर ऑरिजिन से ये -42 चला गया, तो इसने पूरा 42 ही तो ट्रेवल किया, तो 42 आ गया, तो इसमें सब चीजें ऐड होती जाती है, 2 32 फिर 32 फिर 42। तो T0 से T2 तक उसने 30 ट्रैवल करा ना? नहीं, हाँ, T0 से नहीं, T0 से उससे 30 थोड़ी ट्रेवल किया इसने, T0 से उस तक उसने 34 किया ना बेटा डिस्टेंस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा इसमें नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, इसमें कभी भी हम नेगेटिव चीजें नहीं लेते हैं। मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि कोई यहाँ पे कोई चीज थी ऐसे, अभी यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पहुंच गया इस जगह पे, तो ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है, तो इवन इफ कोई चीज नेगेटिव है तो भी हम उसको ऐड ही करते चलेंगे ना। तो आपने बोला भाई ये गैप जो है वो 2 मीटर है, इसमें आपको कोई डाउट है? ये 2, नो सर। ये 32 है, इसमें भी कोई डाउट है आपको? क्योंकि आपने निकाला है कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी 30 मीटर, ओ तभी तो मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ, ये 30 होगा, सॉरी। मैंने बाय मिस्टेक 30 की जगह पे 32 लिख दिया, आप सही है। यस सर, ठीक है। हाँ वो सही है, वही तो माला ये एक आसान सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये 30 था एक्चुअली, है ना। तो पहले 2 गया, फिर 30 गया, फिर 30 वापस आया, फिर 42 मूव किया, तो इसने कितना ट्रेवल कर लिया आप देखो, इसने ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस आपका 104 मीटर, है ना, ये हो ना 60 + 40 102 104 मीटर, तो डिस्टेंस 104 मीटर की है। तो एवरेज स्पीड आ गई, ये जो एवरेज स्पीड होगी इस केस में अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम होती है, तो 104 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड, है ना, कि आपका आ गया बेसिकली आपका 24.8 मीटर पर सेकंड। तो ये बड़ा एक लैंडमार्क क्वेश्चन है ना, कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो कि सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है ना, कि जो डेफिनेशन आपने लिखी थी उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। इसका एक और पार्ट भी था, वैसे उतना अभी वो रिलेवेंट नहीं है, इसका एक्सटी ग्राफ भी ड्रॉ करना था आपको, तो चूंकि ग्राफ अभी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आया तो बाद में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ग्राफ का तो अलग से एक क्लास ही होती है ना। फिलहाल आपको ये चीजें समझनी है कि जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो आपका सिंपल सा ऐसे आ गया -40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होता है -1 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मेन चीज ये वाला फैक्टर है ना, जो अभी आपने डिस्कस किया है ना, कि मेन चीज जो ये चीज था एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस यूज होता है,
है ना। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि पूरा पाथ देखना पड़ेगा वो गया कैसे, वो ऐसे जाके वापस आ गया, है ना। तो उसके लिए ये एक स्टेप होता है यहाँ वाला। बहुत सारे क्वेश्चन में ये स्टेप यूज होगा कि डिस्टेंस के लिए वो टाइम निकालते हैं जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो, क्योंकि उसके बाद वो वापस चला जाएगा ना। तो इस तरह से करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना कि किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया। वैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, लेकिन वैसे उतना रिलेवेंट चीज नहीं है वो, कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करूँ, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करता हूँ ऐसे, एक्स टी ग्राफ कैसा होगा इसका। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, है ना। तो ये जो ग्राफ है एक्स टी वो ग्राफ अगर हम देखें तो एक्स टी ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसा। सर मुझे लग रहा है कि सर वो 30 की जगह 28 होना चाहिए था। क्यों? तो क्योंकि उसने टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में 30 करा ना, तो वो 2 भी तो 30 के अंदर इंक्लूड होगा। इक्वल टू, तो मतलब उसने 2 सेकेंड्स में 30 ट्रैवल करा है ना। ट्रेवल नहीं किया, 2 सेकेंड पे वो 30 पे पहुंच गया। ट्रेवल वर्ड मत यूज करो। ये जो चीज है ना एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है। मतलब टी इक्वल टू जब हम 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 30 मीटर हो जाएगा। ओ ओके सर, ठीक है ये ठीक ध्यान रखना, मतलब ये पोजीशन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। है। ओके सर। ये उसमें जो एक्स है ना, एक्स का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। वही तो पहले क्वेश्चन में भी वही मिस्टेक हुई थी ना, कि भाई यस सर। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी एक्स तो पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ एक्चुअली होता क्या है कि हम पोजीशन इनिशियल जीरो लेके चलते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम आती है। कि अगर इनिशियल पोजीशन हम जीरो पे ले लें तो दोनों चीजें सेम आ जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना मुझे। तो ये सही लिखा है मैंने, ये आपका गैस। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, पहले -2 पे था, फिर -2 से पूरे के पूरे 5 सेकंड में, है ना, कि पूरे के पूरे 5 सेकंड में ये -42 पे पहुंच गया, और इस जगह पे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये इसका ग्राफ हो जाएगा एक्स टी ग्राफ। ये पहले स्टार्टिंग में आप देखो जब टाइम जीरो था तो -2 पे, टाइम जब 5 सेकंड हो गया तो -42 पे पहुंच गया, और 2 सेकंड में वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज हुई है इसकी। तो ये ग्राफ आ जाएगा। अगर ये अभी नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वैसे इसका ग्राफ ये है एक्स टी ग्राफ। और 2 बार इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। अब देखो 2 पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। वो तो होगा ही, आप सिचुएशन देख लो कि -2 से स्टार्ट हुआ, ऑरिजिन को एक बार क्रॉस किया इसने तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, वापस जब आएगा फिर से ऑरिजिन को क्रॉस करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए 2 बार एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और फाइनली -42 पे पहुंच गए। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जस्ट मैंने बेसिक्स यूज की है जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उसी के ऊपर। ठीक है ना, ये आपका कैसे। चलो तो एक दो क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जिसमें कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। आज हम दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसी के बारे में फोकस करते हैं। ये ग्राफ भी आप बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई शेयर अनदर क्वेश्चन, वो आसान है, वो आप कर लोगे इजीली। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
एकदम स्ट्रिक्टली अपना मॉड्यूल आप फॉलो करते हुए चलेंगे, है ना। लास्ट में जाके एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी सिंपल सा आपको मॉड्यूल फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप चीजें आती जाएंगी। नव्या ये किस आपका? तो सेकंड पार्ट का, हाँ, मैं दोनों सही भेज रही हूँ एक साथ। सही है, सही है, सही है। देवस्मिता आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सही है ना। काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये आपको जानना। यस सर, पहला वाला। हाँ, सही है। सही है नव्या, सही है आपका आंसर। ठीक बताया आपने, नव्या एंड देवस्मिता सही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ये सबको आना चाहिए आपका। हाँ सही है देवस्मिता, दोनों आंसर सही है। देखो पहले डेफिनेशन लिखो भाई। फिजिक्स में स्टेप ये होता है कि डेफिनेशन याद रखो और थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो। अगर जब तक आप न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं बनाओगे ना, ऐसे पढ़ के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो डेफिनेशन लिखो क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम। भाई ये क्या बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन के अलावा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, है ना। कुछ देर तक ये v1 से मूव किया, फिर इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, v2 कर ली, v2 से ही मूव किया। हाँ दोनों केस में ये, लेकिन फर्क ये है कि इसने बोला फर्स्ट हाफ द लेंथ, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस इसने x ट्रेवल किया है तो x/2 ये v1 से कर रहा है, और अगला x/2 जो ये कर रहा है ये आपका v2 से कर रहा है ना। कि पहले का डायग्राम आपका ये होगा। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो अगर ये सिचुएशन है तो इसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम होगी। जब वापस आता तब की तो बात थी ना, इसमें तो कहीं एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका एक्स ही हो गया, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका एक्स हो गया। अब टाइम में हम देखेंगे, टाइम पहले हाफ में जो ट्रेवल करने का टाइम लगेगा, आपको तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होती है। तो पहले हाफ में जो टाइम अगर इसको t1 लगा, वो x/2/v1 हो जाएगा ना। एकदम समझना आप इसे कि भाई x/2 इसने ट्रेवल किया v1 से, तो टाइम इतना लगेगा, प्लस सेकेंड हाफ का टाइम भी आ जाएगा, ये भी x/2/v2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो आप, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, है ना। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल का केस होता है v1 एंड v2 से, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि भाई v1 से इसने x/2 ट्रेवल किया, v2 से इसने x/2 ट्रेवल किया, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी। कैसे निकाला मैंने बता दिया, बेसिक डेफिनेशन लिख दिया मैंने। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x ही हो गया इसका, टाइम पहले हाफ में ये लगा, सेकंड हाफ में ये लग गया, तो ये हो गया। लेकिन अब सेकंड पार्ट में भी देखने में सेम लग रहा है, लेकिन अभी बोल रहा है फॉर द v1 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम एंड v2 फॉर द अदर हाफ टाइम, तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, ये v1 से मूव किया फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, है ना। डिस्टेंस हाफ है पता नहीं है, फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम t/2 लग गया, तो इसने वेलोसिटी v2 चेंज कर ली, पहुंचने में इसको टाइम जो लग गया अगेन t/2 लग गया, है ना। तो हाफ ऑफ टाइम में ये v1 v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो फिर से हम लिखेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो डेफिनेशन तो अभी वही होगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अब आपको टाइम पता है, टोटल टाइम तो t है, आपने एज्यूम किया है। अब पहले हाफ में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका हो गया v1 इंटू t/2। सेकेंड हाफ में कितना करेगा, v2 इंटू t/2। बस खत्म हो गया, सब टी कैंसिल हो गए सारे, ये आपका v1 प्लस v2 आ गया, y2 आ गया। तो ये इक्वल टाइम में ये एवरेज वेलोसिटी होती है। तो कई बार स्टूडेंट याद भी रखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस अगर दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी ये होती है, और इक्वल जब टाइम दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी ये होती है। बेसिक डेफिनेशन दोनों में सेम यूज की है ना। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब हम यही समझते हैं हमेशा ये होगा, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं, ये इक्वल टाइम के लिए होता है ऐसा, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसे है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। कई बार इसका कॉम्बिनेशन भी होता है ना। तो स्टार्टिंग में आपको इसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, है ना। तो ये होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसमें 3 वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी। डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला डेफिनेशन यूज करो, सॉल्व कर लो।
हाँ, इसका आंसर काफी बड़ा आएगा एक्चुअली, तो कई बार आपको टाइप करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कर सकते हैं इसमें। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। बेसिक सबका सेम है ना, बेसिक्स जो है वो सबका सेम है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे, है ना, आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, आप डायग्राम बना लेते हैं। तो एक पार्टिकल पहले मूव कर रहा है किसी वी नॉट स्पीड से, कितने डिस्टेंस तक, x/2 तक। हाँ, फिर इसने वेलोसिटी अपनी चेंज करके v1 कर ली, तो बाकी बचा जो डिस्टेंस था उसके जो भी टाइम लगेगा उसमें, उसके हाफ टाइम में ये जो ट्रेवल कर रहा है पहले v1, फिर इसने वेलोसिटी फिर से चेंज कर ली, v2 कर ली, और यहां पहुंच गया। लेकिन ये डिस्टेंस तो इसने x/2 ही किया ना, है ना। तो ये सिचुएशन है कि पहले x/2 v0 से गया, बाकी x/2 ट्रेवल करने में जो भी इसको टाइम लगा उसके हाफ टाइम तक v1 से, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम तक ये v2 से ट्रेवल किया, है ना। तो ये सिचुएशन है, बताना कि पूरी जर्नी की इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं लिख लूंगा एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो x ही है, इसमें तो कोई डाउट होता ही नहीं कभी। टाइम जो है वो t1 प्लस t2 ले लो। हाँ, t1 मैंने बोला कि भाई पहले x/2 ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगा वो आपका t1 लग गया, और नेक्स्ट जो x/2 ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा वो कितना हो गया, जैसे कि आपका t2 लग गया। हाँ, तो हम ले लेते हैं t1 में, तो निकालना एकदम आसान है कि भाई t1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x/2 डिवाइड बाई v0। अब ये जो टाइम है ये निकालना पड़ेगा आपको, ये t2 टाइम कितना होगा, है ना। तो जो t2 टाइम होगा इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो t2 टाइम कैसे निकाल सकते हैं इसमें, t2 टाइम आप ऐसे निकाल लो कि भाई जो v1 से जो भी इसको t2 टाइम लगा उसके हाफ टाइम तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, प्लस अपनी फिर से v2 वेलोसिटी से मूव किया, फिर से इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ टाइम में। हाफ टाइम तक v1 से था, हाफ टाइम तक v2 से था, लेकिन जो टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो x/2 ही किया ना। मेन टाइम ही तो निकालना होता है कि भाई ऊपर की चीज तो फिक्स ही होती है, नीचे का टाइम निकालना होता है आपको। तो यहाँ से आप देखो t2 की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर हम t2 की वैल्यू निकालें कि भाई इसको ये जर्नी में कितना टाइम लगा टोटल, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली, आपका 2 तो हर जगह से कैंसिल ही हो गया, तो t2 की वैल्यू आपकी x/v1 प्लस v2 हो गई। होप यू अंडरस्टैंड, ये रिलेशन आपने समझना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम t2 लग रहा है तो t2/2 से ये v1 से मूव कर रहा था, तो v1 इंटू t2/2 डिस्टेंस आ गया, v2 इंटू t2/2 डिस्टेंस आ गया, टोटल x/2 तो ट्रेवल किया इसने, तो 2 कैंसिल हो गया, t2 की वैल्यू v1 x/v1 प्लस v2 आ गई। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू x/, हो जाएगी t1 आपका हो जाएगा x/2 v0, प्लस ये आपका हो जाएगा x/v1 प्लस v2। तो आप देखो एलसीएम वगैरह लेंगे तो विल गेट योर आंसर, ये आपका आ जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। एक्स तो हर जगह से कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि भाई एक्स को आप फिक्स कर दो, ये टाइम पे फोकस करो, टाइम निकाल लो, तो अपने आप ही आपका आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना, पहले थोड़ी सी ये टिपिकल सी एक चीज होती है कि पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है ना। ऐसे कितना भी पार्ट हो सकता है कि पहले 1/3 v0 v1 से मूव किया, फिर v2 से मूव किया, फिर v3 से मूव किया, सबका तरीका ही होगा x बाय टाइम, सब में टाइम पे फोकस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अब आपको थोड़ा सा ना, अब रियल फिजिक्स अब स्टार्ट हो गई भाई। अब तक तो क्या था, हम टूल्स पढ़ रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आसान सी चीज है, फिर कैलकुलस एक टूल है, वेक्टर भी एक टूल है, अब फिजिक्स मेन स्टार्ट हुई, तो अब एकदम अप टू डेट रहना
इसमें फिजिक्स में इंप्रूवमेंट का ये तरीका है कि एकदम साथ साथ चलते हैं, जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं होते कहीं भी। जैसे कैनेमेटिक्स में आज हमने जो पढ़ा है, तो अपना मॉड्यूल निकाल लो ये वाला, आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी है। और कैनेमेटिक्स में आप पेज नंबर ये जरूर कवर कर लेंगे, फ्रॉम पेज नंबर 120 तो, है ना, बहुत सिस्टमेटिकली आपको उसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 126 तक। एक बार थ्योरी पढ़ो, बीच में जो सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं उसको सॉल्व करो, और जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है वो करते चलो। आपको अभी यही करना है कि भाई इस पेज में सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़ ली, है ना, प्लस आपका सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, सॉल्व एग्जांपल करना जरूर आप, प्लस आपका इन चैप्टर एक्सरसाइज, है ना, ये आप करते चलो, बस हो गया। ये करते चलोगे, लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर हम वो लेवल 1 लेवल 2 और बाकी चीजें कर लेंगे, PYQs कर लेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, है ना। अभी तो फिलहाल यही करना है ना। तो ये जस्ट आपने पढ़ा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।